जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैंने बताया कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस है तो उसमें 3 ही चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जब आप पार्टनरशिप में जाओगे तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आएगा जी, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैंक अकाउंट, इस तरीके से अकाउंट आपने बनाए होंगे। और आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट अपने आप मैच करता था, याद करो अगर आपको रिवाइज होता हो, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बीकॉम के। फिर आप पढ़ते हो कंपनीज अकाउंट, तो कंपनीज अकाउंट 2013 के अकॉर्डिंग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, एज पर कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज आती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L जिसको इनकम स्टेटमेंट बोल दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कि 2 साल में आपकी कितनी इक्विटी चेंज हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इनको एक्सप्लेन करेगा। ये 5 चीज आती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड दी स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये तो 5 चीजें आ गई। अब कैसे कैसे कहाँ दी हुई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 1 किसका देखेंगे, और ये आपके पार्ट 2, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में आपके इसमें है बैलेंस शीट किसके, कंपनीज एक्ट 2013, ये भी याद रखना कहाँ पर दिया हुआ है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपका पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 में। ठीक है, अब आया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया है उसका क्या है 3, और जो इंडियन AS है उसका क्या है इंडियन AS 7, इंडियन AS 7 के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कितने हैं, इनके कोई वो नहीं होता कि भाई कैसे आपका मतलब कोई पर्टिकुलर वो, आपको बस ये बताना कितना चेंज आया है। और ये नोट्स टू अकाउंट, इनमें जो जो चीज़ें होंगी जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो तो पूरी बैलेंस शीट में ऊपर होगा, उसको एक्सप्लेन आपके नोट्स टू अकाउंट करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आती है कंपनी के फाइनल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गई आपको, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया। हाँ जी, तो अब देखो एक तो ये याद रखना कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। सेकेंड वन आता है कि इसकी क्या क्या फीचर्स है, नेचर्स है किसकी फाइनेंशियल। पहले तो मीनिंग क्या हुआ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगी। मीनिंग अगर हम बात करें, आपकी जो बैलेंस शीट है ये आपकी क्या बताती है, स्टैंडिंग पोजीशन कि पर्टिकुलर डेट को आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है, आपकी स्टैंडिंग मतलब एक पर्टिकुलर डेट को आज क्या है आपके पास, 31 मार्च को आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, और आपके पास ये इसीलिए तो आप लिखते हो ना एज ओन, अगर आपने देखा हो वहां पर क्या लिखा होता है एज ओन, कि इस तारीख को क्या है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L और इनकम स्टेटमेंट ये पूरी ड्यूरिंग द ईयर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए आप लिखते हो ना फॉर द ईयर एंडिंग, कि इस साल के अंत तक आपका क्या रहा, और ये कहता है इस तारीख को, तो ये तो बताता है एक पर्टिकुलर डेट को फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, एंड द P&L आपको क्या बताता है आपकी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। अब बात आई कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ये बताती है 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में, यानी कि 31 मार्च 2000 जो लास्ट था उसके करंट का, उनके बीच में आपका कितना कैश इनफ्लो आया, कितना कैश आउटफ्लो आया।
और कैश कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा तो आपने डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक जब पढ़ी तो उससे आपको पता लगा कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो वो जो है ना आपका कहते हैं कि 9 नगद 11 उधार। अगर आपको मान लो 11 में आपकी सेल हो रही है क्रेडिट पे और 9 में कैश की हो रही तो 9 में बेचिए आप, ना कि 11 में। समझे ना बात को कि जल्दी से जल्दी कैश रिकवर होना चाहिए। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है, 2 पर्टिकुलर बैलेंस शीट की डेट के बीच में आपका कितना कैश इनफ्लो आया और कितना आपका कैश आउटफ्लो आया। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी कि दो आपकी बैलेंस शीट डेट में ही कितनी इक्विटी में चेंजेस आ रहे हैं और ये इनको एक्सप्लेन करेगा। तो ये था आपके पास। अब इसकी क्या क्या फीचर्स है देखो, सबसे पहले आपके ये क्या है, सब कुछ रिकॉर्डेड होंगे। तो क्या हो गया आपका, ये है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपकी रिकॉर्डेड होंगे। और जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। ठीक है, एक और चीज बताओ, क्या ये बायसनेस होती है इसमें, हाँ जी बताओ, क्या इसमें पर्सनल बायसनेस होती है या पर्सनल जजमेंट यूज होता है या नहीं होता, बस ये बताइए। यस और नो पे क्लिक कीजिए इस पे। पर्सनल बायसनेस, जजमेंट, आपका जजमेंट काम करेगा जब आप अकाउंट बना रहे हो, नहीं करेगा। ये वर्ड तो सुना ही है आपने, विंडो ड्रेसिंग सुना है ना। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, बड़ा चढ़ा कर दिखाना। तो वो कौन दिखाएगा, आप ही तो दिखा रहे हो। पर्सनल जजमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो हमेशा अकाउंटिंग में आपका जजमेंट, आपकी नॉलेज कैसी है ना, तो वो भी आपका यूज करेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया कि देखो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, होता है ना। ये इसकी कुछ फीचर्स है किसकी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, आप इसका मतलब एक तो ये इसकी फीचर्स आ गई। अब आप ये देखना चाहते हो कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बताओ क्या क्यों बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपने कौन सी चीज बनाई है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी देखो बैलेंस शीट किस लिए बनाई, स्टैंडिंग पोजीशन देखने के लिए। तो आप क्या देखना चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यही तो है ना। आप ये क्या देखना चाहते हो, टू एनालिसिस द योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना, पर्टिकुलर डेट को भी और दूसरा आप ड्यूरिंग द ईयर भी, और कैश की पोजीशन देखना चाहते हो आप, है ना, ओनरशिप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो। तो उसी से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे हैं कि क्या क्या आप देखना चाहते हो। फिर आपकी मार्केट प्राइस देखना चाहते हो, फिर वैल्यू देखना चाहते हो अपने बिजनेस की। तो ये इसके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्या क्या अगर आप लिखना चाहो तो पहले आप क्या लिखोगे, टू एनालिसिस द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, टू इवेलुएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, टू नो अबाउट द कैश पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, और क्या, टू नो अबाउट द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो ये सब चीजें के लिए आप चाहते हो। और एक और चीज होती है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, टू लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हो ना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे आपको देखो याद करने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक चीज करोगे, आपने अपनी सिर्फ माइंड यूज करना सीखिए, आप चीजें अपने आप हो जाएंगी। लिखने आप लिखेंगे, याद करेंगे, इसका ये है। अगर आप ये चीजें भी देखने लगेंगे तो मेन चीजें रह जाती है देखने के लिए। सो इन चीजों को तो वैसे ही समझिए कि ये चीजें काम क्या आ रही है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया, आपको पता लग गया कि भाई इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप डिस्कस भी नहीं करेंगे। आपने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी चीजें बनाते हो, बैलेंस शीट बना दिया, इनकम स्टेटमेंट, ओनरशिप अकाउंट, ये सब आपने बना लिया, किस तरीके से बनाया है आपने पता लग गया। ठीक है, सभी का ऑब्जेक्टिव्स भी आपको क्लियर है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे आपका वर्टिकल आपका भी चलता है ना, इस तरीके से पहले ऊपर लाइबिलिटीज आ गई सारी, पहले सारी की सारी आ गई नॉन करंट लाइबिलिटीज। पहले जैसे शेयर कैपिटल का फॉर्मेट आता है, शेयर कैपिटल में आ गया, फिर रिजर्व सरप्लसेस आ गया, फिर नीचे करंट लाइबिलिटीज, नीचे में फिर एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स और फिर आपकी करंट एसेट्स, दो ही फॉर्मेट होते हैं। तो ये फॉर्मेट आपका भी अप्लाई होता है। इनकम स्टेटमेंट में
पहले क्या आता था आपने देखा होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो बोल रहे हो ना उसी का था, सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसमें आपका ऐसे आता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐड अदर इनकम, कोई और इनकम आपने ऐड की हो। अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि एक साइड आप वो लिख रहे हो उस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करके, ऐसे ऐसे नहीं आता। आप सीधा लिख देते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड अदर इनकम, फिर नीचे आप कर देते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आपके जैसे डेप्रिसिएशन और जो मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, तो इस तरीके से आप उसको डिडक्ट करते हुए आप निकाल लेते हो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नेट प्रॉफिट ईयर आपका आ गया, उसमें से लास्ट ईयर का प्रॉफिट है या लॉस उसको एडजस्ट करके आप बता दोगे ये हमारा पैसा बच गया, तो उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हो। यहीं पर आप ईपीएस निकाल लेते हो, यहीं पर आप सारी चीज़ें कर लेते हो। एक्चुअली क्या आपने ये काम किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 2013 के बाद आया है ना। आपको आपके वैसे तो आ गया था, आपके सिलेबस में आ गया था इनकम स्टेटमेंट ये सब चीज़ें, लेकिन टीचर पुराने थे आपके जो पढ़ाने वाले थे, तो उसको आपको सही से गाइड नहीं किया आपको कि ये चीज़ें ऐसी आनी चाहिए थी या नहीं। वो भी सोच रहे आ रहे हैं, आएंगे जब तक सिलेबस हो जाएगा, अपडेट नहीं हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं तो आपको भी उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना था। इनकम फ्रॉम आपको देखा ना आपकी बुक में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर्मेट आया हुआ है। कि कुछ स्टूडेंट ने किया भी होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बच्चे छोड़ के भी तो चलते हैं ना कि भाई हमें नहीं करना, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं करना, तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, वो रिवेन्यू इस मोनी ने पढ़ा होगा। हाँ, अब सारी निगाह उधर ही है, आप भी इससे ज़्यादा पुराने नहीं हो। हाँ ठीक है। अब बात आती है फाइनेंशियल, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, अब इनको करना है एनालिसिस। तो एनालिसिस कैसे करोगे? तो कुछ टेक्निक्स होती होगी इनके एनालिसिस करने की। पहले अब देखते हैं कि कुछ जो बेसिक जो आप पहले पढ़ते आए हो वो करेंगे, फिर मेन जो टेक्निक उसमें रेशियो एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। तो हम करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है आप देखना चाहते हो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से आपकी मतलब फ्लक्चुएट हो रही है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आप क्या देखना चाहते हो? आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना चाहते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस मींस कंपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना चाहती है। ठीक है, और अब आपके बाद आता है कि कौन कौन से आपके मतलब एनालिसिस होते हैं। तो एक तो होता है एक्सटर्नल, मतलब टाइप है इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव मैंने बताई दी कैसे लिखने आपने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या है इसका? एनालिसिस का मतलब होता है ये स्वोक, पहले स्वोट होता था ना, अब वो आजकल स्वोक बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, थ्रेट, जो थ्रेट्स है वो चैलेंजेस के रूप में आ गए हैं आपके पास। तो आपका क्या आया इसमें? एक तो आया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल देखो अब इसके आया कि कौन यूजर के बेसिस पे, इसके जो टाइप ऑफ एनालिसिस आया टाइप्स में, एक तो आया यूजर्स के बेसिस पे, एक तो वह एक्सटर्नल होता है ना, और एक आप लोग हो गए इंटरनल। एक्सटर्नल देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपके बारे में बताती है कि ये आपकी परफॉर्मेंस रही है। जब भी आपकी परफॉर्मेंस को बाहरी पार्टी आउटसाइडर आपके एनालिसिस करे तो वो क्या हुआ? एक्सटर्नल एनालिसिस। और इसके केसेस में से मैंने कहा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये सारा काम करती है। इंटरनल में आप हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो ये जो आप लोग कर रहे हैं एम्प्लॉइज हो गए, तो वो क्या हुआ? इंटरनल एनालिसिस हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, एक आया आपका हॉरिजेंटल और एक आया आपका वर्टिकल। दूसरा क्या आया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। हॉरिजेंटल, और दूसरा कौन सा बताया? वर्टिकल। देखो वर्टिकल में क्या होता है, आपकी ओनली वन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में सारी चीज को कंसीडर किया जाता है। हॉरिजेंटल में 5-6 साल जो भी है उसको हॉरिजेंटल ही रखा जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। कैसे अभी बताते हैं हम आपको, डिफरेंट टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ पर। देखो कैसे,
हॉरिजेंटल में आपने यहाँ डेटा लिख लिया 2017 का क्या रहा था, 2018 में क्या रहा, 2019 में क्या रहा, 2020 में क्या रहा, 2021 में क्या रहा, सभी को कंपेयर कर लिया, ट्रेंड देख लिया आपने। ट्रेंड एनालिसिस इसी में आपका यूजफुल होता है। वर्टिकल में क्या हुआ, आपने अगर पढ़ा हो क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ा है ना, पढ़ा है। एक पर्टिकुलर अमाउंट को, जैसे आपने मान लिया सेल्स को आप 100 मानते थे मोस्टली केसेस में, अगर आपको याद हो। अब सेल्स के साथ ही रिलेशनशिप बनाते थे सारे की, कि सेल्स का कितना परसेंटेज ग्रोस प्रॉफिट है, सेल्स का कितना परसेंटेज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, एक ही चीज को बेस मान लेते हैं वर्टिकल में। एक पर्टिकुलर ईयर कौन सी होता है वर्टिकल में, और इसमें हॉरिजॉन्टल में आपके डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स को आप एनालिसिस करते हो। आई बात समझ में? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ना एक को तो बोला जाता है डायनेमिक और एक को बोला जाता है स्टैटिक। तो कौन सा स्टैटिक हो गया? डायनेमिक का मतलब होता है घूमता फिरता, गतिशील। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन भी आता है, अभी आपका बार बार रिपीट होता है। ये तो कौन सा हो गया? स्टैटिक, मतलब फिक्स है आपका। और ये क्या हो गया आपका? डायनेमिक, है ना, कि घूमता फिरता, हर साल में चेंज आ गया। ये डायनेमिक हो गया, वो एक स्टैटिक हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं इतना ज़्यादा। अब आते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो मतलब किसके, फाइनेंसिस के। मेनली आपने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डायनेमिक और स्टैटिक ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो था आपके टाइप्स। अब आए टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आया आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कंपैरेटिव, इसमें क्या हो सकती है आपके पास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो सकती है, कर सकते हो ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्या थी, इस ईयर की क्या है। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, P&L का जो हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है दूसरा आपके पास, कंपैरेटिव आप बना सकते हो ना, कोई ऐसा इश्यू है नहीं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में, कि बस हमें तो पता होना चाहिए चीज़ें क्या है। एक आपने पढ़ा था ट्रेंड एनालिसिस, हाँ बिल्कुल वो एनालिसिस की है। ट्रेंड एनालिसिस हो गया आपका, आपका हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट, बनाए थे ना आपने सभी ये। हाँ, रेशो हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब ये टेक्निक है जिससे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये कुछ है। अब इसमें से देखिए आपने पढ़ा हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट को देख लो, लास्ट ईयर कितनी एसेट्स थी, इस साल कितनी एसेट्स है, लायबिलिटी कितनी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से P&L का लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या रहा, इस ईयर क्या प्रॉफिट रहा, और इन्हीं के बेसिस पर ट्रेंड एनालिसिस बन जाएगा कि भाई लास्ट ईयर से हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसे ट्रेंड चल रहा तो आपके लिए अच्छा है, ऐसे वाला चलता जा रहा है तो ये नेगेटिव आपके लिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको ग्रोथ होनी चाहिए। तो ट्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा क्या ट्रेंड रहा है, हर चीज़ का ट्रेंड चेक सकते हो। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी जो बताया ना, वो जो वर्टिकल था, वो कॉमन साइज स्टेटमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि एक चीज़ को कॉमन मान लेते हैं, हमने कहा सेल्स को, और सेल्स के बेसिस पे पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेते हो। ठीक है, तो ये तो सारी है नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, बस हमें पता हो कि नाम क्या है, कैसे काम करता है, बस सिंपल सी। ये तीनों चीज़ें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये कौन कौन से अपने टूल्स एंड टेक्निक्स है। अभी तक हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें क्या क्या आती है, हमारी क्या उसकी नेचर है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, एंड देन उसको कैसे कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पढ़ा है। अभी हम अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं जो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलो।